हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, सीपीयू का पार्ट नंबर ये थर्ड है, क्लास नंबर प्रीवियस ईयर अपन क्वेश्चन देख रहे हैं इस क्लास के अंदर जीके के। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। मेरा नाम और अपनी डेली क्लास हो रही है आपकी, ठीक है ना। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और आज अपन देखने वाले हैं जो सीपीयू को जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर 3 अक्टूबर को, ये आपकी थर्ड शिफ्ट का अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले जो आपकी 2 क्लास आई है उसके अंदर अपन ने तो 3 अक्टूबर को जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट रही थी उसका अपन ने कवर की। तो अपन आज देखने वाले हैं थर्ड शिफ्ट का। आप सभी के वेलकम है इस क्लास के अंदर। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको पता है सीपीयू का एग्जाम आपका मई के अंदर होने वाला है। कब होगा आपका एग्जाम? मई के अंदर आपका ये होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपन सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उस बांध की पहचान करें जो दक्षिण भारत में स्थित है इन सभी ऑप्शन में से। रिहंद बांध, पट्टूर बांध, या फिर गांधी सागर बांध, या फिर तलैया बांध। इन सभी ऑप्शन में से इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो मेट्रो जो बांध है आपका वो दक्षिण भारत में स्थित है। ये मेट्रो बांध भारत के सबसे बड़े और तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण बांधों में से एक है, जो उस बिंदु पर स्थित है जहाँ कावेरी नदी मैदानी इलाकों में आपकी प्रवेश करती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। पहले अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन जो मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक बार अपन पीवाईक्यू देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अपन इसका जो मॉक टेस्ट सीरीज अपन लेके आएंगे एग्जाम से पहले। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मार्च तक तो अपन क्या करेंगे, पीवाईक्यू चलाएंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अप्रैल वाली जो अपना जो मंथ रहने वाला है पूरा अप्रैल के अंदर पूरी सीरीज आपकी मॉक टेस्ट के रूप में अपन चलाएंगे। डेली अपन 50 MCQ क्लास के अंदर कवर करेंगे, ठीक है ना। बिफोर वी विजिट द गार्डन्स, गॉड्स उपन्यास के लेखक आपको बताना है कौन है। तो बिफोर वी विजिट द गॉड्स उपन्यास के लेखक है आपके बनर्जी दिवाकुरीन, ठीक है। तो बिफोर वी विजिट द गॉड्स चित्रा बनर्जी दिवाकुरीन के द्वारा लिखी एक उपन्यास है। ये पूरे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले एक भारतीय परिवार में महिलाओं की 3 पीढ़ियों के बीच जटिल संबंधों की पड़ताल करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू, जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक या फिर धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? जब भारत के किसी विधेयक यानी कि धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति पॉकेट वीटो बोलते हैं, राष्ट्रपति निलंबित वीटो बोलते हैं, या राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो बोलते हैं, या राष्ट्रपति का संशोधनात्मक वीटो बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो अपन इसको बोलते हैं। पॉकेट वीटो वह शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब भारतीय राष्ट्रपति किसी कानून को अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दे। पॉकेट वीटो एक प्रकार का एक विधायी तकनीक है जो राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर प्रस्ताव पर कार्रवाई किए बिना और वोटों की अनुमति देता है। ये मूल रूप से कानून को सकारात्मक वोट दिए बिना वीटो करता है, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया। 2011 की जनगणना की आप देखिए, तीनों शिफ्ट के अंदर 2011 की जनगणना संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? इससे पहले वाली क्लास में क्या पूछा गया था, साक्षरता दर किस यूटी में सबसे ज़्यादा है। अब क्या पूछा गया, सबसे कम किस में है? तो दादर नागर हवेली में है। अगर सबसे कम की अपन बात करें तो, अगर सबसे अधिक की बात करें तो लक्षद्वीप में, मैंने आपको कल ही बताया था, है ना। तो पश्चिम भारत में दादर नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार अब तक की सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नागर हवेली में कुल साक्षरता दर आपको 77.24% है। पुरुषों की आपकी जो है दर महिलाओं की तुलना में अधिक है। पुरुषों की 85.17 है, महिलाओं की 64.32 है। हुक्का जलप्रपात आपको बताना है, हुक्का जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। हुक्का जलप्रपात आपको बताना है कहाँ पे है ये आपका। इन सभी ऑप्शन में से स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर जर्मनी। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में वाईकाटो नदी हुक्का फॉल्स के नाम से जाने जाने वाले झरनों की एक श्रृंखला के माध्यम से ताओपो झील को खाली कर देती है। तो आपको इस चीज़ का याद रखना है, ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत एक धन विधेयक जिसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है
तो उनके द्वारा हस्तांतरित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, एक आपका धन विधेयक है। तो आपको बताना है किसके द्वारा इसको, हस्ताक्षर के द्वारा इसको धन विधेयक के रूप में समर्थित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के महासचिव के द्वारा, राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा, या लोकसभा के महासचिव के द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया जाता है। तो भारत के संविधान 111 के तहत अनुच्छेद एक धन विधेयक जिसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष के हस्तांतरित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। तो ये आपका एक धन विधेयक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवों खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मेजबानी कौन से राज्य ने की थी? ये आपके सीपीओ के अंदर आया क्वेश्चन अपन देख रहे हैं PYQ के। याद रखना, जब अपन मॉक टेस्ट सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे उसके अंदर आपके सारे लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, MP में आपका ये हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का। निम्नलिखित में से भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है किसको? गोपाल को, पुरंदरदास को, नारायण तीर्थ को, या फिर कृष्णा भारती को? भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है पुरंदरदास को। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरंदरदास। पुरंदरदास को भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। आधुनिक कर्नाटक भारत से श्रीनिवास नायक, जिन्हें पुरंदरदास भी कहा जाता है, एक संगीतकार, गायक और हरिदास दार्शनिक थे। आगे बढ़ते हैं। स्थलीय ग्रह से बने होते हैं, आपके बताने स्थलीय ग्रह किसके बने होते हैं? धातु वायु के, धातु गैस के, चट्टान और गैस के, या चट्टाने और धातु किसके बने होते हैं आपको बताना है। तो चट्टान और धातु से मिलकर स्थलीय ग्रह आपके बने रहते हैं। स्थलीय ग्रह जिनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती होती है, मुख्य रूप से चट्टानों और धातु से मिलकर बने होते हैं, और इनकी सतह इनकी सतह आमतौर पर ठोस होती है। आमतौर पर भारी धातु से बना यानी घना पिघला हुआ कोर होती है इनकी। हमारे सौर मंडल में 4 स्थलीय ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य के सबसे निकट ऐसे माना जाता है कि सौर मंडल के निर्माण के दौरान स्थलीय ग्रह अधिक थे, लेकिन उनमें से कई या तो एक प्रकार से विलीन हो गए या खंडित होकर नष्ट हो गए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? वेतन का भुगतान, पेंशन, स्कूल भवनों का निर्माण, या फिर सब्सिडी? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कूल भवनों का निर्माण आपके पूंजीगत व्यय के अंदर आपका आता है। स्कूल भवनों का निर्माण पूंजीगत व्यय माना जाता है। पूंजीगत व्यय व्यय होता है जो भवन, उपकरण या भूमि जैसी दीर्घकालीन संपत्तियों को प्राप्त करने, अपग्रेड करने, सुधार करने के लिए किया जाता है, जिनसे कई लेखांकन अवधियों में लाभ प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी और मध्य पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाले गणगौर उत्सव का संबंध किस देवी से है? देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती, या फिर देवी काली? बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये कला एंड संस्कृति का क्वेश्चन है आपका। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देवी पार्वती। देवी पार्वती मध्य पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर महोत्सव है। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। गणगौर एक जीवंत एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है जो राजस्थान के लोगों के साथ साथ हरियाणा, MP, UP, अन्य भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। कि भगवान शिव की पत्नी देवी गौरी पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है, और चैत्र के हिंदू महीने के दौरान ये पड़ता है। उत्सव भक्ति के साथ मनाया जाता है। आमतौर पर मार्च या अप्रैल के बीच में पड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा करता है? गोवा के अंदर, आंध्र प्रदेश, केरल, या फिर तमिलनाडु? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल, सॉरी केरल इसका आंसर होगा आपका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके CPO एग्जाम के अंदर पूछे गए थे SSC के। तो ये PYQ की MCQ सीरीज चल रही है, जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून एक मौसमी पवन पैटर्न है जो गर्मी के महीनों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में भारी वर्षा लाता है, और ये आमतौर पे भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित होता है। केरल राज्य से आपका ये शुरुआत होती है इसकी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। 44वें संशोधन द्वारा किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया था? आपको बताना है कौन से वर्ष में हटाया था। 1975, 1978, या 1970, या 1981, या 1973? तो 1978 इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1978 में अधिनियम संविधान के 44वें संशोधन ने भारत के कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। विशेष रूप से इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत एक सरल कानूनी अधिकार रूप में उन्हें वर्गीकृत किया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना आपको बताना है कब हुई थी। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये हुई थी आपकी 1990 के अंदर। इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1990। आप देख सकते हैं किस प्रकार के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बैंकिंग ले लिया, इकोनॉमी ले लिया, कला एंड संस्कृति ले लिया अपना,
ज्योग्राफी हो गया, ये सारा अपना जीके वाला पोर्शन है जिसको अपन अभी समझ रहे हैं किस प्रकार का आपको पैटर्न आता है। उसके बाद अपन जो मॉक टेस्ट अपन बनाएंगे सेम इसी पे आधारित अपना मॉक टेस्ट होगा। याद रखना ये सीरीज आपकी कंटिन्यू आने वाली है। एक बार ये आपके पीवाई की हो जाए जो 2023 के अंदर आपको पूछा गया लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर अपन करेंगे, ठीक है ना। 2 अप्रैल 1990 को स्थापित किया गया था सिडबी को, जिसका मुख्यालय अपना कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है, याद रखना यूपी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी? कौन सा अनुच्छेद है जो आपको बताता है भारत की सभी जो कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम पे की जाएगी? तो ये आपका अनुच्छेद है, ये आपका आर्टिकल है 77, ठीक है ना। तो भारत का संविधान अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। कई प्रावधान रूपरेखा रखता है जो भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही को राष्ट्रपति के नाम पे की जानी चाहिए, ये आपका आर्टिकल 77 का बताता है। प्रसिद्ध संगीतकार तलवीर सिंह, आपको बताना है कि किस चीज़ को बजाने के लिए मशहूर थे, शहनाई, बांसुरी, वीणा या फिर तबला? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तबला, ठीक है। तलवीर सिंह एक अंग्रेजी संगीतकार, निर्माता, संगीतकार हैं जो तबला बजाने में अपनी विशेषता के लिए आपके जाने जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का आपको चयन करना है, कौन सा युग्म आपका सही है इन सभी ऑप्शन में से। तो आपको बताना है कि कौन सी जो पर्सन है जो कौन से नृत्य से आपको संबंधित है। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मल्लिका साराभाई कथक से, हेलम परांजपे कुचिपुड़ी से, के उमा राव उड़ीसी से। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है आपका। पद्मा सुब्रमण्यम आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, बाकी आपकी गलत है सारे। पद्म सुब्रमण्यम भारत के तमिलनाडु में उत्पन्न शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है, इस चीज को आपको याद रखना है। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर बनाया और नौकरशाही बनाया और यूरोपीयकरण किया? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा, हेस्टिंग के द्वारा या फिर डलहौजी के द्वारा? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसका यूरोपीयकरण और नौकरशाही को इन्होंने बनाया था। जनरल रहे हैं, इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1976 और 1793 तक ये आपके रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर बनाने और नौकरशाही बनाने, यूरोपीकरण करने का श्रेय दिया जाता है। द ग्रेट इंडियन नोवेल द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने द महाभारत को अपने व्यंग्य उपन्यास रूपरेखा रूप पर आधारित किया है। तो आपको बताना है किसका उपन्यास है, तो ये है शशि थरूर का। ऑप्शन आएगा आपका ये शशि थरूर। तो 1989 में वाइकिंग्स प्रेस द्वारा प्रकाशित शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नॉवल एक के बाद व्यंग्यात्मक कृति है जो काल्पनिक कृति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उसके बाद के वर्षों की पृष्ठभूमि महाकाव्य महाभारत की चतुराई से फूल कल्पना करती है। अलामल्ले वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य प्रशिक्षक है। आपको बताना है भरतनाट्यम के किस रूप के और किस प्रकार को ये आपके प्रतिपादक करती है, कौन से शैली से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये थी आपकी पांडुलूर शैली से। आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपके लेवल क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। अलमन वैली एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक रही है और भरतनाट्यम के पांडुलूर शैली नृत्य की अग्रणी प्रतिपादक रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मालविकाग्निमिक नाटक द्वारा किसके द्वारा लिखा गया? पिंगल के द्वारा, कालिदास के द्वारा, हरिसेन के द्वारा या फिर भवभूति के द्वारा? तो 5वीं शताब्दी में ईस्वी पूर्व में मालविकाग्निमित्र, तो ये लिखा गया आपका कालिदास के द्वारा। ऑप्शन जाएगा इसका बी, कालिदास। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं कालिदास ने 5वीं शताब्दी की ईस्वी के दौरान प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्र लिखा था, ठीक है। तो आपको याद रखना ये आपका कालिदास से संबंधित है। कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, बताना है आपको। सहानंद महादेवी सेठी, मंजीर चिल्लर, बीसी रमेश या फिर भोलानाथ गुइन? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहानंद महादेव सेठी। 1972 में आपका शुरू किए गए अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में दिया जाता है। महाराष्ट्र के बहुमुखी खिलाड़ी रहे कबड्डी के सहानंद सेठी उद्घाटन प्राप्त करता था, जिन्होंने भारतीय रेलवे के साथ 12 वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीते थे। और शकुंतला खटावकर 1978 में कबड्डी में पहली महिला पुरस्कार विजेता बनी थी। शतरंज, आपको बताया शतरंज जो अपन खेलते हैं चेस, आपको बताना उसके अंदर कितने प्यादे होते हैं? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 16। आप देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। कल आपसे खिलाड़ियों के नाम पूछे थे, फिर कितने खिलाड़ी होते हैं आपके?
शतरंज एक मानक खेल है जिसके अंदर 8 प्यादे शुरुआत करते हैं, जिससे बोर्ड पे कुल आपके 16 प्यादे हो जाते हैं। 8 आमने सामने आपके होते हैं, 8 और 8, ठीक है ना, इस प्रकार से तो टोटल हो गया आपके 16। उत्तर भारत में शत्रु को परास्त करने के लिए बारूद के प्रयोग को किसने आम बनाया था? इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने, दौलत खान लोदी ने, या फिर राणा सांगा ने? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने। मुगल शासक रहे हैं, मुगल वंश की स्थापना इन्होंने की है, बाबर ने। तो बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक रहा है जिसने अपनी जीत के बाद भारत में बारूद और तोप खानों की व्यापक रूप से अपनाने की शुरुआत की थी। और उनकी विजय ने काबुल और कंधार के भारतीय सामाजिकरण में एकीकरण को चिन्हित किया, जो कुषाणों के युग के बाद से बेजोड़ उपलब्धि थी। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार आपका कर्तव्य आपका जो है मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था? तो ये संशोधन था आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था। भारत के संविधान में 86वें संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार, साथ ही 6 वर्ष की आयु तक के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल की शुरुआत की थी। इस संशोधन की शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तावित करते हुए अनुच्छेद 21A में शामिल करना था। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अनादर रोकता है? कौन सा अधिनियम है जो राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का जो अनादर करता है उस अधिनियम को उसको रोकता है? तो ये कौन सा अधिनियम है? ये आपका है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो सही उत्तर होगा इसका राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 भारत के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, संविधान की अखंडता रक्षा करने का कार्य करता है। ये कानून उन व्यक्तियों पर दंड लगाता है जो इन राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान अनादर रोकता है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो यही है अधिनियम 1971, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? बेगमपुरी मस्जिद, लाल मस्जिद, मोट की मस्जिद, या फिर कुवत अल इस्लाम? यानी कि जो लोधी वंश था उस टाइम पे आपकी जो मस्जिद का निर्माण किया गया था उसका नाम है आपका है मोट की मस्जिद। और उसमें जाएगा आपका सी। मोट की मस्जिद दिल्ली में स्थित एक महत्वपूर्ण विवासी स्थल है जिसका निर्माण 1505 में वजीर मियाँ भुया द्वारा किया गया, जो लोधी वंश के सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान आपके ये पीएम थे, ठीक है। तो ये मस्जिद दिल्ली सल्तनत के भीतर मध्ययुगीन दिल्ली के चौथे शहर में लोधियों और विकसित किए गए वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है। मोट की मस्जिद का नाम अंग्रेजी में लैटिन मस्जिद भी अपन इसको बोल सकते हैं। क्षेत्रीय को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई, तो कब दी गई आपको बताना है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2000 के अंदर। तो क्षेत्रीय एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है क्षेत्रीय, ठीक है। इसको 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पे आपकी मान्यता दी गई। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी 15वीं शताब्दी में हुई थी। असम के श्रद्धेय वैष्णव संत सुधारक महापुरुष शंकरदेव के द्वारा वैष्णव आस्था के प्रसार के लिए शक्तिशाली माध्यम रूप में आपका पेश किया था। 1920 के दशक में पर्यावरण पोषी अंतक्रियाओं के विशिष्ट आकार को वर्णन करने के लिए पहले पारिस्थितिकी विज्ञान आपके कहलाए थे, जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था। आपको बताना उनका नाम क्या उस वैज्ञानिक का। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एल्टन। आपने नोटिस किया हो तो हर एग्जाम का जो शिफ्ट आई है आपकी उसके अंदर सबका पैटर्न लगभग लगभग सेम ही है। एक स्पोर्ट्स का हो गया, एक वैज्ञानिक का पूछ रहा है, आर्टिकल का हो गया, आर्टिकल संबंधित 2-3 क्वेश्चन हो गया आपके। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बंगाल में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? आपका चालुक्य वंश, शुंग वंश, हुसैन शाही वंश, या फिर पाल वंश? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाल वंश, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के बराकर में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर वास्तुकला की प्रारंभिक पाल शैली के एक अनुकरणीय प्रतिनिधित्व है, जो 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में बंगाल और बिहार में प्रचलित थी। भारत की प्राकृतिक वनस्पति की मोटे तौर पर समूह में विभाजित किया गया है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में विभाजित किया गया? आपका 5 विभागों के अंदर। उसमें जाएगा इसका बी, 5। भारत अपनी विविध जलवायु परिस्थितियों और भौगोलिक विशेषताओं के कारण प्राकृतिक वनस्पति के समृद्ध और विविध श्रृंखला का दावा करता है।
इस प्राकृतिक वनस्पति को मोटे तौर पर 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इन घने जंगलों की विशेषता हरे भरे हरियाली की है और पूरे वर्ष में आपको होता है। गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र, पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर वाले, और राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जिससे आपके इसके अंदर आपके शामिल है। लोसर एक नए साल का एक त्यौहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको ये बताना है मनाया जाता है लोसर, तो बताइए आपका इसका आंसर अपना क्या होगा। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन जाएगा इसका बी अरुणाचल प्रदेश। लोसर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में मनाया जाने वाला एक जीवंत और नव वर्ष त्यौहार है जो बौद्ध परंपराओं में गहराई से निहित है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका ये बनाया जाता है। निम्नलिखित में से उन नेताओं का नाम किसने 1940 में कांग्रेस की पहली महिला शाखा की स्थापना की थी 1940 के अंदर, तो इसमें जाएगा आपका सुचित्रा कृपलानी, उसमें जाएगा आपका सी। तो सुचित्रा कृपलानी स्वतंत्रता सेनानियों में से थी, इन्होंने 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा की स्थापना की। और सुचित्रा कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी जो 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार का इन्होंने नेतृत्व किया था। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आपको बताना किस अधिनियम के तहत किया गया, तो ये था आपका 1833 संविधान अधिनियम के तहत। तो 1833 अधिनियम आपको कहता है कि भारतीय कानून के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग का गठन करके भारतीय कानून इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया था। 1834 में स्थापित उद्घाटन विधि आयोग के नेतृत्व में टीबी मैकाले ने किया था। मैकाले के नेतृत्व में आयोग की सिफारिशों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता और दंड संहिता को औपचारिक बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारत में एक अधिक संगठित कानून ढांचे के लिए आधार तैयार हुआ था। इसके अलावा 1833 में संविधान अधिनियम में भारतीय भागीदारी के लिए रास्ते खोल के भारत के प्रशासनिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की थी। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपके 35 एमसीक्यू पूरे हो चुके हैं। डेली अपन देख रहे हैं सीपीओ के जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए थे पीवाईक्यू के, आज जीके वाले अपन सेक्शन कवर कर रहे हैं जीके का। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सचिन सोनी है और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आशुतोष सर आपको 10 PM पे कराए रहे हैं मैथ्स, वो भी आपके पीवाईक्यू है, क्वेश्चन देख रहे हैं मैथ्स के। और ये आपका एग्जाम मई के अंदर होगा, तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि पहले अपन पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद आपकी मॉक टेस्ट सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे इन्हीं जो जो आपका पैटर्न चल रहा है उसी पे आधारित। ठीक है ना। थैंक यू पार्टिसिपेट द वंडरफुल क्लास। आई होप स्टूडेंट सभी को पैटर्न अच्छा लगा होगा क्लास। तो अगर क्लियर क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं चैनल को। और तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ से आपको और गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है ना, क्या अपना प्रोग्राम रहने वाला है आगे। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।